हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। और हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ गए हैं। सेट नंबर है 7। सेट नंबर 7, पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक सेट इससे पहले है क्या? अच्छा, वो हड्डी वाला सेट होगा। हाँ, कोई बात नहीं, चलो आज इसी को कर लेते हैं, कल उसको कर लेंगे। आ जाओ इधर दोस्त मेरे, कल उसको कर लेंगे। कहते हैं वेबर प्रति सेकंड। वेबर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? वेबर प्रति सेकंड दोस्त मेरे वोल्ट का मात्रक है। ध्यान से समझना, इस कंप्लीट यूनिट्स का ही गेम है। ध्यान से समझना, वेबर प्रति सेकंड जो है ये वोल्ट का मात्रक है। वेबर प्रति सेकंड की अगर हम बात करें, वेबर प्रति सेकंड की अगर हम बात करें तो ये वोल्ट का मात्रक है। ओम की अगर हम बात करें तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर धारा का, कुलम्ब जो है सबको पता है आवेश का मात्रक है। लेकिन आर बराबर होता है V बटा आई। ये हमेशा ध्यान रखना, वोल्ट अब बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर को ही हम लोग ओम कहते हैं। और अगर V बराबर होता है आई आर, V बराबर आई आर, तो इसको एक और टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। V बराबर आई आर को हम लोग एक और टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर ओम, एम्पियर ओम। इसी को हम लोग वोल्ट भी लिखते हैं, इसी को हम लोग वोल्ट भी लिखते हैं। आप देखो H बराबर आई स्क्वायर आर टी है। H ऐसा क्वेश्चन चला पूछ रहा है आजकल, बढ़िया से समझने की कोशिश करना। H बराबर आई स्क्वायर आर टी है, इसका सही मात्रक तो जूल होता है, सबको पता है। लेकिन ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर ओम सेकंड, एम्पियर स्क्वायर ओम सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और इसी यही बराबर हो जाता है जूल के। सबसे ज्यादा तो परेशान आपको तब करेगा जब P बराबर V स्क्वायर बाय आर है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा वोल्ट का स्क्वायर बटा ओम। अगर P बराबर VI फॉर्मूला है, P बराबर VI, तो ये हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। कोई बात नहीं, वो इससे पहले वाला सेट कल करवा देंगे। बराबर वाट, ई जो होता है ये भी दोस्त मेरे वाट के बराबर होता है। तो देख लो, शक्ति का सही मात्रक वाट भी है, वोल्ट स्क्वायर बटा ओम भी है। शक्ति का P बराबर VI होता है, तो वोल्ट एम्पियर भी होगा। वोल्ट V का वोल्ट, I का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, इसी को वाट भी कहते हैं। H आई स्क्वायर आर टी है, तो एम्पियर का स्क्वायर ओम सेकंड, एम्पियर स्क्वायर ओम सेकंड, इसी को जूल भी कहते हैं। मेनली आपको ये पूछा जाता है, मेनली आपको ये पूछा जाता है। आप देखो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर हम बात करें दोस्त मेरे दाब, दाब का एसआई मात्रक जो है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर होता है दोस्त मेरे बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बोले तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो अगर इसका मात्रक दे दे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, वो भी सही है। पास्कल दे दे, वो भी सही है। शक्ति का मतलब वोल्ट का स्क्वायर बटा ओम दे दे, वो भी वाट के बराबर है। अब वोल्ट इंटू एम्पियर दे दे, वो भी वाट के बराबर है। तो थोड़ा सा ये नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक और टाइप का सवाल जो दोस्त मेरे आपको पूछा जाता है, हम आपको दोस्त कोशिश करेंगे हर जगह से बचाने का। एक शिक्षक का कार्य है, एक सारथी का कार्य है, हर उस जगह से अपने मालिक को बचाना जहां पर मेरा मालिक फंस जाएगा। तो तू मेरा मालिक है दोस्त मेरे, अपना सारथी समझ ले। हर उस जगह से तुमको बचाने की कोशिश करेंगे जहां पर तुम फंस जाओगे, और जो काम तुम खुद से कर लोगे उसमें हम अपना इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। F बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर है। आपको अब क्वेश्चन नए ट्रेंड में पूछता है कि M1 बराबर M2 बराबर अगर 1 है, R बराबर 1 है, M1 M2 1 के बराबर है, R अगर 1 के बराबर है, तो F बराबर हो जाएगा G के। F बराबर हो जाएगा G के। M1 M2 1 के बराबर है, R अगर 1 के बराबर है, तो F बराबर हो जाएगा G के। आंसर F बराबर किसके हो जाएगा दोस्त मेरे? G के। एकदम बढ़िया बढ़िया चीज तुमको सिखा देंगे जो जिसको तुम इग्नोर करते हो। तो तुमको यहां क्वेश्चन पूछेगा, एकांक द्रव्यमान, एकांक दूरी पर स्थित अगर कोई द्रव्यमान है तो उस पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा? कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर। अगर एकांक द्रव्यमान और एकांक दूरी में कोई वस्तु है, उस पर लगने वाला बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। अगला, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति डैश की एक ही इकाई क्या है? उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में कहेगा तो कर देंगे एचपी। घर में, उद्योग में घर में कह देगा तो कहेंगे शक्ति का मात्रक होता है एचपी। एसआई मात्रक अगर कह देगा शक्ति का तो कहेंगे वाट। किलोवाट बहुत बड़े यंत्र की शक्ति, बहुत बड़े यंत्र की शक्ति।
एकदम अभी दोस्त मेरे कोई भी नया चीज आपको ट्राई नहीं करना है और एकदम टेंशन नहीं लेना है, जितना दिन है काफी है, उसी में काम हो जाएगा। और कहते हैं दोस्त मेरे इसका सही मात्रक वाट है एचपी। उद्योग या घर के जो यंत्र होते हैं के यंत्र की शक्ति की अगर हम बात करें तो वो एचपी में व्यक्त। अरे दोस्त मेरे इससे पहले वाला सेट कल करवा देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईडी ही हमको लगता है गलत दे दिया है, इसका आईडी पासवर्ड गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं कल करवा देंगे। अगला कहता चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा की सबको पता होगा और खूब पूछा भी जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एकदम चला, आप कोई भी फालतू का चीज नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पढ़ना है। पास्कल को हम लोग न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। हेनरी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेरकत्व का प्रेरकत्व 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 का मात्रक है। फेराड धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक, ये सब महाभिव्याय में आता है। धारिता का मात्रक। अच्छा बताओ तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको देते हैं, दाब क्या है? एकदम सिंपल, सदिश है कि दूसरा अदिश है? बताओ दाब क्या है, सदिश है कि अदिश है? जल्दी बताओ दाब क्या है, सदिश की अदिश? व्हाट इज द आंसर? दाब क्या है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल सदिश है लेकिन दाब फिर भी अदिश है। इस तरह का जो क्वेश्चन देगा तुमको, धारा 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 दाब ये सब अदिश राशि है। धारा दाब ये सब कौन राशि है? अदिश राशि है। धारा दाब ये सब कौन राशि है? अदिश राशि है। धारा दाब ये सब कौन राशि है? अदिश राशि है। फेराड धारिता का सही मात्रक फेराड है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है पास्कल, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। पास्कल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, पास्कल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं है दोस्त मेरे? एक पांचे को ही है। अब बोले ना कुछ भी हम थोड़ा फालतू नहीं पढ़ाएंगे जिसमें कि तुम फंस जाओ, जिसमें तुमको दिक्कत हो। जबरदस्ती का तुमको पढ़ाएं हम। विकृति विकृति, उसके बाद जल्दी से बताओ घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक ये सब फिक्स क्वेश्चन है दोस्त मेरे। घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता, विकृति, उसके बाद आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, विकृति, आवर्धन, आवर्धन ये सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। मात्रकहीन एंड बीमाहीन राशि है। कुछ वैल्यूज हम लिख देते हैं दोस्तों। कोणीय वेग, कोणीय वेग का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड और संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्त मेरे, एगो तो आप जानबे करते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, और एगो और मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। कोणीय संवेग को एल से डिनोट करते हैं, एल बराबर होता है एमवीआर, एमवीआर होगा तो केजी, आई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, आई आर त्रिज्या है तो ये मीटर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। देख लो एम का केजी, ये मीटर पर सेकंड और ये मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस राइट आंसर। विकृति, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता, आवर्धन ये सब मात्रकहीन और बीमाहीन है। कोणीय वेग रेडियन बटा सेकंड है। संवेग केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड है। कोणीय संवेग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। कोणीय संवेग केजी में। एक चीज और ध्यान रखना, घर्षण गुणांक का जो मान होता है, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। और अपवर्तनांक का मान अगर कह दे, अपवर्तनांक एकदम दोस्त मेरे हमारे पास आओगे तुम तो हम कम से कम 100 चीज तो तेरा सिखा के ही जाएंगे। अपवर्तनांक का अगर हम बात करें, अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है, अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। और इतना क्वेश्चन तो तुमको एकदम ध्यान में रखना। अब चला हम तेरा वही पढ़ाएंगे ना जो तेरा लिए एकदम जरूरी है। देख लो बढ़िया से, कहते हैं क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक को 0 से 1 के बीच, अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, और विकृति, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता और आवर्धन ये सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड होता है। संवेग केजी मीटर पर सेकंड, इसी को हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। और जो इसका मात्रक है वही आवेग का भी मात्रक है। जो इसका मात्रक है वही किसका मात्रक है दोस्त मेरे? आवेग का भी मात्रक है। कोणीय संवेग एम भी आर, एम का केजी, भी का मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। अगला, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच, अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक। अपवर्त, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं दोस्त मेरे। जल्दी से आ जाओ इधर। कौन सी भौतिक राशि का आयाम समान है? आयाम समान है मतलब बीमा समान है। देख लो हम तो एकदम सिखा देते हैं, इतने पूछेगा। चाल और वेग का
मात्रक और विमा समान है। उसके बाद आ जाओ आ जाओ आ जाओ बल और भार का, मात्रक और विमा समान है। उसके बाद आ जाओ संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का मात्रक और विमा समान है। उसके बाद आ जाओ कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, ऊष्मा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, कार्य ऊर्जा, ऊष्मा, बल आघूर्ण, इस सब का मात्रक और विमा समान है। इसका देख लो, इस सब का दोनों का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा दोस्त मेरे न्यूटन, इसका हो जाएगा न्यूटन सेकंड, और इसका हो जाएगा जूल। एकदम देख लो, इतने पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अरे दोस्त पिछला सेट करवा देंगे, आईडी दे दिया है आज के सेट का, इसीलिए आज वाला ये सेट का इसीलिए ये करवा रहे हैं। तब अभी चला पूजा में बिजी है, अट्टपट करता है। चाल और वेग मीटर पर सेकंड, भार और बल न्यूटन, संवेग और आवेग न्यूटन सेकंड, कार्य ऊर्जा ऊष्मा और बल आघूर्ण, इस सब का होता है जूल। किसी तरह चला खड़ा होकर के सिस्टम चला। लोग इतना तक कह रहा है कि जॉब छोड़ देंगे सर, ऐसा जॉब काहे करेंगे जब दशहरा दिवाली में आपका वैकेंसी का डेट आ जाता है। आजा 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 आजा, आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण इज द राइट आंसर। मर्द सरिया के इतने पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कर बारे में बताइए। कौन सुमेलित नहीं है इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। कहते हैं कंपास, नेविगेशन के लिए कंपास जो होता है निडल, नेविगेशन दिशा को ही तो दिखाता है। साइक्लोट्रॉन, छोटे परिमाण वाले चक्रवातों की माप, एकदम गलत है साइक्लोट्रॉन। अच्छा बताओ तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है। एक ऑप्शन है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन। जल्दी मार चलवा सब, अब समय आ गया है सारी चीजों को रिवाइज करने का, बार बार देखने का, क्योंकि दोस्त मेरा अब तो गिनती के बच्चे हैं 48 दिन। जल्दी बता, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किसको नाम है साइक्लोट्रॉन, लेकिन ये प्रोटॉन को त्वरित करता है, एकदम याद रखना। बाद बाकी सब सही है, यही गलत है। छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है, गलत है। साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करता है। हेलो, एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को नापता है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है, एकदम सही है। साइक्लोट्रॉन हाँ, अगला अगला अगला, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य, आहा की करा देखो, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में तय की गई दूरी से गुना किए बल की मात्रा के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। अभी क्वेश्चन में यहां से यहां तक जो किया है ये कंप्लीट बकवासे ने किया है रे दोस्त, कर कोई काम नहीं है। कार्य का मात्रक नहीं है तो देखो कार्य का मात्रक कौन कौन है। कार्य का मात्रक एक तो जूल है, दूसरा अर्ग है, तीसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चौथा किलोवाट आवर है, पांचवा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। इस सब मात्रक है। अब देख लो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एकदम है, ये तो एकदम नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। एगो न्यूटन मीटर भी है, एगो न्यूटन मीटर भी है। क्यों? क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस हो गया तो न्यूटन और मीटर। कार्य का, ऊर्जा का भी यही है, ऊष्मा का भी यही है, इस सब का मात्रक है ये। देख लो, चला खाली याद रखोगे जूल तो गड़बड़ा जाएगा। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों मात्रक जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर। जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर। जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर। ये मात्रक है। जल्दी लिख, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर। ये मात्रक है, ये सब मात्रक है। एकदम लिख लो, न्यूटन मीटर भी है, न्यूटन मीटर भी है। फिर यही न्यूटन सेकंड दे देगा तो बताओ न्यूटन सेकंड जो है ये किसका मात्रक है। संवेग का भी तुरंत बताए हैं कि दूसरा आवेग का, संवेग का कि आवेग का कि तीसरा, एक एंड दो बोथ। बताओ आंसर क्या होगा। अभी तुरंत देखो, न्यूटन मीटर थोड़ा थोड़ा का डाउट जो है गड़बड़ करता है। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन न्यूटन सेकंड अगर कह देगा तो ये संवेग या आवेग का मात्रक है, क्योंकि आवेग बराबर बल गुना समय होता है, तो बल का न्यूटन, समय का सेकंड, और W बराबर एफ एस होता है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा।
हो गया। न्यूटन मीटर अगर दे दे, न्यूटन, हाँ न्यूटन मीटर दे देगा तो वो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा कार्य का। न्यूटन सेकंड दे देगा तो 1 और 2 बोथ हो जाएगा, संवेग आवेग दोनों का मात्रक है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड संवेग आवेग दोनों का मात्रक है। अगला क्वेश्चन एकदम सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं। कहता है किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता किसके द्वारा किया जाता है? आवेश का वहन कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको किसके द्वारा पता करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बंकर में छुपकर, बंकर में छुपकर, बंकर में या समुद्र में, समुद्र में, समुद्र में छुपकर, छुपकर सतह की चीजों को देखना, सतह की चीजों को देखना, सतह की वस्तु को देखना, सतह की वस्तु को देखना, सतह की वस्तु को देखना, समुद्र में छिपकर सतह की वस्तु को देखना, सतह की वस्तु को देखना। ये क्या है दोस्त मेरे? ये पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण, समतल दर्पण या प्लेन मिरर, समतल शीशे का प्रयोग किया जाता है और समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कितना डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री। कितने समतल दर्पण होते हैं? 2 समतल दर्पण होते हैं और बंकर या समुद्र के अंदर छिप कर करते हैं। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम। दोस्त मेरे हमरा से आओगे, जितना देर जुड़ोगे 100-125 क्वेश्चन हम यूं ही आपको कह देंगे। इंडोस्कोप आई भी नहीं कि अपना जमाने के लिए कुछ कुछ पढ़ा दिए, अब वो सब जमाना चल गया। अब हमरा पता है कि जब पूछेगा वही पढ़ाओ, कोई जमाने का जरूरत नहीं है। इंडोस्कोप की अगर हम बात करें, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आंतरिक अंगों की जांच के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैलिडोस्कोप, इसको बहुरूपदर्शी के नाम से जाना जाता है। कैलिडोस्कोप को बहुरूपदर्शी के नाम से जानते हैं, बहुरूपदर्शी के नाम से जानते हैं। और यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। जल्दी लिख, पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप दोनों में समतल दर्पण का उपयोग होता है। इंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक अंगों की जांच करता है। इंडोस्कोपी में एगो पाइप घुसा देता है। इलेक्ट्रोस्कोप आवेश वाहक अथवा आवेश का वहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। बहुरूपदर्शी कहते हैं कैलिडोस्कोप, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। समतल दर्पण में प्रयोग होता है। पेरिस्कोप बंकर में, समुद्र में छुपकर सतह की वस्तु को देखना। समतल दर्पण में 2 होता है, इसमें पेरिस्कोप में 45 डिग्री के कोण पर परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जल्दी लिख, कैलिडोस्कोप ये बहुरूपदर्शी है। कैलिडोस्कोप की अगर बात करोगे, देखो यहां लिख दिया बहुरूपदर्शी, परावर्तन के सिद्धांत पर समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप कैलिडोस्कोप दोनों में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जल्दी लिख, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ भाई में आपका स्वागत करते हैं, कोई फालतू का बात नहीं। पेशेंस है तभी आइए। 2 से 2.5 घंटा दोस्त मेरे अगर आप डेली हमसे जुड़ते हैं, आप विश्वास कीजिए कि हम आपका लगभग चीज रिवाइज कर देंगे। वाट बटा स्टेरेडियन, बताओ किसका मात्रक है? वाट बटा स्टेरेडियन, ये वाट बटा स्टेरेडियन, वाट बटा स्टेरेडियन क्या है दोस्त मेरे? शक्ति प्रति, स्टेरेडियन किसका है? घन कोण। शक्ति प्रति घन कोण, ये विकिरण तीव्रता का मात्रक है। विद्युत चालकता का मात्रक है उल्टा ओम, इसी का मात्रक है महो, इसी का मात्रक है साइमेन, इसी का मात्रक है ओम का पावर -1। विद्युतशीलता तो कुछ खास नहीं है, चुंबकशीलता विद्युतशीलता एक गुण है। अच्छा बताओ, चला चुंबकशीलता किसकी ज्यादा होती है? चुंबकशीलता किसकी ज्यादा होती है? चुंबकशीलता किसकी ज्यादा होती है? लोहा का, लोहा का कि इस्पात का? जल्दी बताओ, चुंबकशीलता किसका ज्यादा होता है? लोहा का कि इस्पात का? तू जो नहीं है तो चुंबकशीलता किसका ज्यादा? लोहा का कि इस्पात का? लोहा का कि इस्पात का? चुंबकशीलता किसका ज्यादा दोस्त मेरे? लोहा का चुंबकशीलता ज्यादा है। लोहा का चुंबकशीलता, इसीलिए देखना लोहा में जल्दी सटता है, इस्पात में जल्दी नहीं सटता है। आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा, डैश किए गए कार्य की गति को मापता है। थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हम समझा देंगे। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है।
अब दाब एक अदिश राशि है, एकदम याद रखना ही बढ़िया से, दाब एक अदिश राशि है, बल अकेले नहीं होता है, वही लिख पढ़ो, उसी का रिवीजन करो जो तुमको पूछेगा, अकेले नहीं होता। ऊर्जा, ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। शक्ति तो हम बोले कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति। तो किए गए कार्य की गति को मापता है, तो किए गए कार्य की गति को मापता है शक्ति, कि किस गति में कार्य हो रहा है वो मेरी शक्ति पर। देखो इस सब थ्योरी से अलग है क्वेश्चन, किस गति से कार्य हो रहा है ये कौन नापेगा? शक्ति। कौन गति से, हमारी शक्ति क्या है, इसी से ना पता चलेगा कि हमारे कार्य की गति क्या है। हमारी शक्ति क्या है, इसी से पता चलेगा हमारे कार्य की गति क्या है। तो कार्य करने की गति को कौन मापता है? शक्ति नापता है। अकेले नहीं होता है बल, दबाव अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक जूल है, शक्ति की का सही मात्रक वाट है। शक्ति का सही मात्रक क्या है दोस्त मेरे? वाट है। जल्दी लिख। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। संभल जरा। अगला क्वेश्चन कहता है डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देखे जा सकते हैं, बताओ क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। स्टीयरोस्कोप इज द राइट आंसर। ये अलग क्वेश्चन है। जैसे स्टीयरोस्कोप के द्वारा अगर कहते हैं एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देख सकते हैं, कोई एक वस्तु है उसके दो अलग अलग फोटोग्राफ को आप एक साथ मिलाकर देख सकते हैं, एक जैसा आपको दिखेगा, उसका नाम है स्टीयरोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप होता है चलते हुए वस्तु, चलते हुए वस्तु को नए क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत देख लेना है, को अस्थिर देखने के लिए, चलता हुआ वस्तु को अस्थिर देखने के लिए, जैसे चलता हुआ पंखा है उसको अगर आप अस्थिर देखना चाहते हो, एकदम स्पीड में है, हम ये देखना चाहते हैं कि चलती हुई अवस्था में डैना में क्या हो रहा है, तो आप ऐसे तो देख नहीं पाइएगा, इसके द्वारा देख पाइएगा। एकदम एक एक डैना कैसे कैसे घूम रहा है वो आपको दिखाई देगा, ना तो स्पीड में दिखाई देता है। स्टेथोस्कोप सबको पता है हृदय की धड़कन के लिए, हृदय से संबंधित है। स्पेक्ट्रोस्कोप रंग से संबंधित है। जल्दी लिख। स्पेक्ट्रोस्कोप रंग से संबंधित है। इस पे आप बताओ वायु की गति के लिए, चलो एक क्वेश्चन बता दो। वायु की गति के लिए बताओ जल्दी से क्या होगा? अल्टीमीटर की दूसरा एनीमोमीटर, अल्टीमीटर की एनीमोमीटर, जल्दी बता। अल्टीमीटर की एनीमोमीटर, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। हाँ, जल्दी बता। वायु की गति के लिए एनीमोमीटर। अल्टीमीटर तो एल्टीट्यूड नापता है, हाइट नापता है। एल्टीमीटर एल्टीट्यूड नापता है, हाइट नापता है। चलो एक वो सिंपल सा क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, एकदम सिंपल सा। प्रदीप्ति पुंज जो है ये किससे नापा जाता है? एक ऑप्शन है लक्स, दूसरा ऑप्शन है ल्यूमेन। जल्दी बता। प्रदीप्ति पुंज किससे नापते हैं? लक्स से कि ल्यूमेन से? प्रदीप्ति पुंज किससे नापते हैं? लक्स की ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज किससे नापते हैं? लक्स की ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज किसको नापते हैं? एकदम याद रखना, प्रदीप्ति पुंज को ल्यूमेन से, आप प्रदीप्ति को जो है लक्स से नापते हैं। प्रदीप्ति को लक्स से। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन, स्पेक्ट्रोस्कोप रंग के लिए, स्ट्रोबोस्कोप चलते हुए वस्तु को स्थिर देखने के लिए, वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा, जल्दी लिख। वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त मेरे, एकरा में कहना स्क्रीनशॉट एकरा में होता है। प्रदीप्ति का सही मात्रक ल्यूमेन, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन है, प्रदीप्ति का लक्स है। प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन है, प्रदीप्ति का लक्स है। प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन है, प्रदीप्ति का लक्स है। जल्दी लिख। प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन है, प्रदीप्ति का सही मात्रक लक्स है। अच्छा चला एगो सिंपल सा क्वेश्चन तोरा देते हैं। प्रदीप्त वस्तु कौन है? प्रदीप्त वस्तु कौन है? एगो है चंद्रमा, और दूसरा है सूर्य। प्रदीप्त वस्तु आप किसको कहते हैं वो भी बता देते हैं, जिसका खुद का रोशनी हो, खुद का
रोशनी हो, खुद का रोशनी होगा, उसको हम लोग प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलो अब तो तू बता ही दोगे। तो इसका मतलब चंद्रमा जो है अप्रदीप्त है, चंद्रमा जो है वो अप्रदीप्त है। आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। प्रदीप्त वस्तु सूर्य का रोशनी प्रदीप्त है क्योंकि उसकी खुद की रोशनी है। बताओ जुगनू क्या है? जुगनू क्या है? जुगनू, चलो ये इसका आंसर बता दो। जुगनू क्या है? पहला ऑप्शन है प्रदीप्त, जुगनू क्या है? प्रदीप्त। आज दूसरा ऑप्शन है अप्रदीप्त। पहला ऑप्शन है प्रदीप्त, आज दूसरा ऑप्शन है अप्रदीप्त। पहला ऑप्शन है प्रदीप्त, जुगनू की खुद की रोशनी होती है। देखो जुगनू, सूर्य, बल्ब, ये सब की खुद की रोशनी है, चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, वो बेचारा अप्रदीप्त है। जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर? जुगनू प्रदीप्त है, उसकी खुद की रोशनी है। सूर्य प्रदीप्त है, चंद्रमा खाली अप्रदीप्त है। बल्ब क्या है? बल्ब प्रदीप्त है, उसकी खुद की रोशनी होती है, किसी से नहीं लेता है। जल्दी लिख। अगला 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 क्वेश्चन कहता है 1 वाट किसके बराबर होता है? जल्दी से बता दो। कितना सिंपल तो है, शक्ति। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखो नया है, एकदम बढ़िया से देख लो। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। इस बार चला नौकरी लेके तोरा जाना है, एकदम टेंशन है लो, हो जाएगा। बोले तो पिछले बार का कट ऑफ है 7-8 नंबर यार, एलपी का कहां लगल है तू, होबे करेगा। एकदम टेंशन लेने का जरूरत, पढ़ने वाला बहुत कम है, चला फॉर्म भरने वाला बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 वाट, इसको लिख सकते हैं 1 जूल, इसको लिख सकते हैं 1 सेकेंड। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? 1 वाट 1 जूल 1 सेकेंड, जल्दी बताओ। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। 1 वाट 1 जूल 1 सेकेंड, व्हाट इज द आंसर? खाली मां शारदे से यही दुआ करते हैं दोस्त मेरे कि हमको ये शक्ति दो कि हम जो प्रॉमिस करें बच्चों से वो पूरा कर सकें। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? 1 जूल प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। हेलो, 1 जूल प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। देख लो, 1 जूल प्रति सेकंड इज इक्वल टू वाट। 1 जूल बटा 1 सेकंड बराबर वाट। तो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर वाट। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर वाट। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर वाट। जैसे देखो इसको और हम अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसको हम लोग लिखेंगे 1 पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर। इसी को लिखेंगे पास्कल क्या है, जैसे वाट क्या है, जूल बटा प्रति सेकंड है, वैसे ही पास्कल क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई? एक बार 8 टाइप करो। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई? एक बार 8 टाइप करो। एकदम दोस्त मेरे टेंशन नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है। 50 दिन में कम से कम 2-3 हजार 4 हजार तो हम पढ़ा देंगे, काहे टेंशन ले रहा है। और 7-8 नंबर पिछला बार पीटी हुआ था, पढ़ना तू हो जाएगा एकदम। इस बार लेकिन नहीं होगा 7-8 नंबर पे, ये बात हम पहले कह देते हैं, एकदम पढ़ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एकदम कोई बकवास ना करते हुए इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं कल फिर 9:30 बजे। कोई दशहरा नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई छठ नहीं, दशहरा के दिन भी ये क्लास चालू रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। रेडी रेडी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो नवरात्रि स्पेशल 9 दिन 9 कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और मैं गौरव गिराज आपके सामने में लाइव आज 6ठी कक्षा लेकर के, और आज का जो सेशन है जबरदस्त सेशन है, सीरीज और फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। मिसिंग कैरेक्टर और सीरीज में सुनते हैं आप लोग बहुत फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? तो चलो फिर आज इस सीरीज और मिसिंग टर्म का बुखार उतारते हैं और आते हैं उसको औकात पर लेकर के आते हैं, उसको उसकी औकात पर लेकर के आएंगे। तो तैयार हो सारे लोग? कहां घूम रहे हो? जल्दी से पहुंचो, कॉपी कलम उठाओ और फटाफट आंसर करो। आज ही तो मैन आप लोगों का दिन है। देखते हैं कौन कौन सही सही लॉजिक लगा पाता है, कौन कौन सही सही लॉजिक लगा पाता है। रेडी रेडी रेडी, स्टार्ट करें सेशन। जल्दी से बताओ क्या लॉजिक है, फटाफट कमेंट करें सारे लोग। एक बार माता रानी का नाम लेकर के जय माता दी और स्टार्ट करो। और जल्दी से बताओ, आपके पास कुछ सेकंड हैं, 30 सेकंड हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर करो, जल्दी फटाफट।
बोलो जल्दी से, क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। देखो कुछ नहीं किया, शानदार से देखो। अच्छा, 4/12/95 मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? 4 दिसंबर 1995, इसको बोलते हैं 1 जनवरी 96, इसको बोलते हैं 29 जनवरी 96, इसको बोलते हैं 26 जनवरी 96। कितना? 96, है ना? अब बताइए लॉजिक क्या होगा, फटाफट कमेंट करो। देखो, अच्छा 4 दिसंबर, दिसंबर तो 31 दिनों का, दिसंबर कितना? 31 के बाद, तो 4 दिसंबर से 1 जनवरी 1996, 27 दिन दिसंबर का बचा हुआ है, और प्लस 1 बराबर 28 दिन। कितना दिन? 28 दिन के बाद क्या आ जाएगा? 28 दिन का अंतर है। अच्छा, 1 जनवरी से 29 जनवरी, 1 जनवरी से 29 जनवरी कितने दिन का अंतर है? 28 दिन का अंतर है। फिर यहां से यहां आ जाओ, 29 जनवरी, तो जनवरी में क्या दिन बचा हुआ है? 2, प्लस जनवरी का कितना? यहां फरवरी ना होगा, हम जनवरी लिख दिए हैं। हा 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 हा, क्या होगा वहां? बोलो, फरवरी होगा। हाँ, तो जरा बच्चे लोग जल्दी से फटाफट बताइए कि 2 दिन जनवरी में बचा हुआ है, प्लस 26, है ना? प्लस 26 बराबर 28 दिन। कितना कितना दिन का अंतर है? तो कह रहे श्रृंखला की अगली क्या होगी? तो बताइए 26 फरवरी के बाद क्या होगा? तो 96 है, तो फरवरी का 1 और प्लस 27, तो कितना? 27 मार्च 1996, 27 मार्च 96, 27 मार्च 96 कहां पर? क्योंकि फरवरी 29 दिन का होगा, क्योंकि 96 एक लीप वर्ष है, तो एक दिन फरवरी का बचा हुआ है। 28 दिन जाना तो 27 और जाएंगे, तो 27 दिन मार्च का, 27 मार्च 1996। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगला सवाल तैयार हो? तो अगला सवाल आपका ये रहा। बोलो 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 जल्दी से, क्या लॉजिक है इसका, कैसे बनेगा? बोलो 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 फटाफट। बहुत सिंपल सवाल है, ये बाहर वाले को कुछ ना कुछ करके 18 लाया है, कैसे? जल्दी कमेंट करो। अच्छा बताओ, बाहर वाले जितने भी हैं वो स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं। ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का, ये 5 का। अब देख लो, 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 18। आ गया कि नहीं? सेम ईयर, ये 64 8 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए। 5 + 8 + 1 + 4 कितना हो गया? 18। 8 5 13 1 14 4 18। अब तो आंसर निकाल ही सकते हैं। ये बताइए, यहां 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, यहां x है 18, कैसे आएगा बताओ? तो 3 + 8 + 1 + x बराबर 18 आना चाहिए। तो 8 3 11 1 12, मतलब यहां पर 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6। 6 का मतलब यहां 36 होगा, तभी ना 6 का स्क्वायर। बोलो, तो आपका आंसर तैयार है, 36। डी विल बी द करेक्ट आंसर। जियो मेरे शेर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी तरफ बढ़ रहा है, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। कह रहा एक्स का मान निकालिए, क्या होगा? बोलो 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 जल्दी से, क्या आंसर होगा? 64 के बाद यहां एक्स की जगहों पर क्या होगा बताओ जल्दी से। देखो, जब भी कोई सीरीज बढ़ घट रहा हो, मतलब वो अल्टरनेट सीरीज है ना। 4 से 16 देखो, 4 16 36 64, 4 16 36 64, आगे पूछता तो ऐसे जाते, फिर 196 140 10, तो यहां क्या? ये बताओ, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर। अगर आगे पूछता तो 10 का स्क्वायर 100 करते। लेकिन हमें क्या मतलब है भाई, उससे क्या मतलब है? पूछ रहे आपसे? नहीं, हमें इससे मतलब, ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, अगली बार 8 का स्क्वायर होगा, मतलब 64। कितना? 64 विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम सही जवाब, 64 बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए हाँ कि ना? बोलो,
बोलो बोलो बोलो, जल्दी से जल्दी बोल, हरी बोल। आंसर 64 है ना। चलो फिर सीधी बात, नो बकवास में बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। ओए होए 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 होए, लाजवाब प्रश्न किससे किससे बना था मैं देखना चाहूंगा। ये सवाल क्या कोई है जो बना पाया हो? बोलिए 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 बोलिए, क्या कोई है जिससे बना था ये सवाल? लॉजिक के साथ जवाब दो तब मैं मानूं। देखो 8 से 4 में क्या हुआ? गुना 0.5, आधा किया ना जी। फिर 4 से 6 में गुना 1.5, एक बढ़ा, फिर गुना 2.5, फिर गुना 3.5, फिर गुना 4.5, गुना 4.5। देख लो, 5 चौके 20 तो 6, और वहां 45 और 7 52 7.5। हाँ अरे कितना एक एक बढ़ रहा है ना। हाँ 3.5 से 4.5, देख लो 4.5 गुना हो जाएगा। 52 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20, 208। अरे 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 अरे, 5 गुना हुआ है क्या जी? ना 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 ना, 4.5 गुना है। तो बताइए, तो अनुक्रम 2 में सी मतलब यहां क्या आएगा? अनुक्रम 2 में क्या पूछ रहा है? सी का मान बताइए, सी के जगह पर क्या आएगा? देखो 5 है, गुना आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। फिर यहां पर गुना 1.5 करेंगे, गुना 1.5 करेंगे तो 2.5 गुना 1.5 कितना हो जाएगा? 2.5 गुना 1.5 कितना हो जाएगा? 15 5 75, 15 गुना 5 75, 5 7, 15 30 7 37, 3.75। तो यहां आ जाएगा 3.75। अब इसको गुना करना है किससे? 2.5 गुना से, गुना 2.5 गुना 2.5, 3.75 और गुना 2.5 करना है। तो बताओ 25 गुना 5, 25 गुना 5 125 का 5 बाकी 12 हुआ, बाकी 12। अब 25 गुना 7 175, 175 और 12 87 का 7 बाकी 18, 25 या 75 और 18 75 18 93, कितना? 93। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 9.375, 9.375। तो 9.375 कहां है? सी। जैसा ऊपर किया गया वैसा ही नीचे करना होगा, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। और आपका जवाब मिल चुका है, जवाब आ चुका है। बोलिए हाँ कि ना, है कि नहीं? चलो फिर आगे बढ़े और अगला सवाल आपका ये रहा। बोलो यहां पर क्या होगा? आपके पास समय है, जल्दी बोलो। इस एक्स के जगह पर क्या होगा? इस एक्स के जगह पर क्या होगा? फटाफट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट फटाफट कमेंट करो। बोलो बोलो जल्दी से, क्या आंसर होगा? बोलो बोलो। 20 10 10 15 30 75, अगला क्या? अगला क्या? बहुत सिंपल जवाब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 से 10 क्या किया गया? गुना आधा। 10 से 10 गुना 1, फिर गुना 1.5, अभी तुरंत बताए थे, फिर गुना 2, फिर गुना 2.5। जरा बताइए, आधा 1 1.5 2 2.5, अब 3 गुना हो जाएगा। कितना? गुना 3 कितना हो जाएगा? 210 और 15 225, 225। बोलो हाँ कि ना? 225 कहां है? डी में है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी पर ताला लगाया जाए। क्लियर? ओए होए होए होए, जियो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसी तरह से कमेंट करो, अभी आएगा और भी हर लेवल के सवाल हैं। अगले सवाल का जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। ओए होए होए होए, इसमें क्या करोगे? ये तो सर मैथ है। कोई बात नहीं, तो मैथ, कौन सा मैथ में आप लोग कमजोर हो? देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। थोड़ा सा हिंट कर दूं, ये एक सीरीज है। कह रहा 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? अब निकलेगा। देखो क्या है, ये ए है, फिर ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है, फिर ए बी सी डी ई है, और इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। मतलब पहले ये कितना है? 1 है, फिर ये 2 है,
फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है। इसी तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है, इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो बताइए 100वां पद कौन सा होगा? तो 100वें पद के लिए कितना को जोड़ना पड़ेगा? जोड़ करके देख लो, जोड़ करके देख लो। देखो जरा, यहीं पर जोड़ दें, 100वां पद यहीं से जोड़ते चलो। क्या होगा? 1 + 2 3, 3 6 4 10, 10 5 15, 15 7 15 7 22, 22 8 30, 22 8 30, 30 9 39, 10 49, 11 60, 12 72, 72। फिर से जोड़ो, 1 + 2 3, 3 6 4 10 5 15। अरे 6 छूट गया, वही तो मैं बोलूं, गड़बड़ कहीं नहीं ना हो गया। हाँ तो चलो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55, 55 11 66, 66 12 78, 78 और 13, 78 और 13, 78 13 91, 78 13 91, 91 प्लस 78 13 कितना हो गया? 91। मतलब यहां तक जोड़े तो कितना में मिल गया? 91। कितना तक? 91। अब 91 के बाद क्या स्टार्ट होगा? फिर A B C D E F G H I G H H I J K L M N तक लेंगे, क्योंकि अगली बार 14 लेना है। कितना लेना है? 14। 14 अक्षर है ना, लेकिन हमें 9वां चाहिए। तो 9वां चाहिए तो जल्दी बोलो कौन सा हो जाएगा? 9वां आई होगा। और वैसे भी 91 में 9 जोड़ना है, और 9वां अक्षर क्या होता है? आई। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे। तो इसको डायरेक्ट बनाने का कला क्या है? या तो आप 1 से 13 तक का योग निकाल लो, कितना हो जाएगा? 91। देख लो, 13 1 14 का 10, 7 × 13 91। तो 91 में कितना जोड़ना है? 9। 9वां अक्षर कौन सा होता है? आई होता है। या आप 1 से आगे भी बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। 14 तक का योग कितना हो जाएगा? 14 का 10, 7 × 15 से 105, 105। अब 105 में 5 पीछे आएंगे, तो 14 के बाद 15, मतलब किस में? बोलो 14 तक ना। 14वां अक्षर कौन सा होता है? 14वां अक्षर 14 - 5 = आई। जैसे मर्जी वैसे निकाल लो, और 100वां पद लेकिन आएगा आई। था ना अच्छा क्वेश्चन? शानदार। ओए होए, फिर भी कुछ बच्चे ने आंसर किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छे। हो सकता है आप लोग मैथमेटिकल बनाए होंगे तो और तेज बनाए होंगे। पूरे तरह से मैंने बता दिया, शॉर्ट ट्रिक लिख करके सब कुछ। आगे बढ़े, चलो फिर अगला सवाल आपका ये रहा, 7वां नंबर। कह रहे इसमें एक्स का मान निकाल करके बताइए। क्या लगता है भाई, क्या किया गया है? 2 12 36 80 150। अगला एक्स का मान कितना होगा? बोलो बोलो जल्दी से। बहुत ही शानदार सवाल, अब जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहूंगा कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। 2 है, फिर 12 है, फिर 36 है। कितना लोग गुना पर सोच रहे हैं? गुना पर नहीं है ये। और बोलो, और बोलो। देखो क्या है ना, 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। 12 को क्या लिख सकते हैं ना? 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। इसको 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। इसको 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। देख लो, 64 और 16 80। इसको 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? 6 का क्यूब प्लस 6, मतलब बराबर 216 प्लस 36। कितना? 252। कितना? 252 आपका करेक्ट आंसर हो गया। था ना लॉजिक बढ़िया? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। अगला पद 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। अगला पद 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। फिर अगला 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। इस तरह से। तो आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। ओए होए 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 होए, अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोलिए। क्या करोगे? देखो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का क्यूब 27।
2 का स्क्वायर ये। फिर देखो 1 3 के बाद 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। फिर देखो 7 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 7 2 9 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा बोलो? 729 प्लस 25 कितना? 754। 754 देखो तो है क्या? 754 है क्या? ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़े। अगला 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 सवाल ये रहा। बोलो 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 जल्दी से, क्या आंसर जाने वाला है? जल्दी बोलो, क्या आंसर जाने वाला है? देखो 9 7 11 29 111। अगला क्या होगा जल्दी से कमेंट करो। अगला क्या होगा जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, क्या होगा? बोलो जल्दी। बोलो जल्दी से, क्योंकि सीरीज बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है ये? अच्छा 9 से 7 कैसे? तो 9 को 1 से गुना -2, फिर 7 से 11 कैसे? तो 7 को 2 से गुना -3, मतलब 1 से गुना हुआ, फिर 2 से गुना हुआ, फिर 3 से गुना, 3 से गुना कितना? 3 से गुना 11 तिया 33, अब फिर -4 हो जाएगा। मतलब गुना 1 -2, गुना 2 -3, फिर गुना 3 -4। फिर अगली बार देखो क्या किया जाएगा। तो अगली बार 29 गुना 4, 29 गुना 4 कितना? 80, 116, अब -5 हुआ है। तो अगली बार क्या होगा भाई साहब? अगली बार होगा 111 गुना 5 -6। तो बताइए 111 गुना 5 कितना? 555। अब में से 6 घटा दो तो 549 हो जाएगा, 549 हो जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, बोलो 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 जल्दी। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या बोलते हो? तो ये बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या जाने वाला है? जल्दी बोल, हरी बोल। 6 3 4 13 82 कैसे? कैसे? बोलो बोलो जल्दी से। 6 3 4 13 82। अगला क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इतना हिंट कर सकता हूं, पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे पीछा क्वेश्चन था वैसा ही है। क्या किया गया भाई साहब बताइए जल्दी से, क्या किया गया है? देखो इसको कैसे ला सकते हैं, क्योंकि बढ़ घट रहा है, ठीक है। तो गुना 1 -3 कर दीजिए, 6 गुना 1 6 -3, फिर यहां पर गुना 3 -4 आ गया। कि गुना 1 गुना 3 तब गुना 5 होगा। बोलो 4 5 20। अच्छा 3 तिया 9 -5 ना होगा? अरे यार -5। देखो 1 से गुना 3 से गुना 5 से गुना, -3 -5 तो -7 हो गया। तो अब बताओ अब किससे गुना किया गया है? तो गुना 1 गुना 3 गुना 5 तो गुना 7 हो जाएगा। अब गुना 7 63 91, अब -9 हो जाएगा, है कि नहीं? देखो 1 3 3 5, 1 3 3 5 5 7 7 9। तो अगली बार 9 11, मतलब गुना 9 -11 गुना 9। तो 82 को 9 से गुना कर दो तो 9 गुना 80 720, 720 में 738, 738 में से 11 घटा दो 927। आपका उत्तर आ चुका है 927, 700 ना, 727 सॉरी, 727। 727 कहां है?
बी में, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल आपका ये रहा, जल्दी बोल हरि बोल, इसी पर है। ये आपसे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कि कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं। इसके आधार पर, उपर्युक्त अनुक्रम के आधार पर एक श्रृंखला बनाई गई है। बताइए अगले क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? जल्दी बोल। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है ओ स्टार एम, देखो ओ स्टार एम दिया गया, फिर $C दिया हुआ है, फिर @SL दिया हुआ है, मतलब एक को छोड़ रहा है, एक को छोड़ रहा है, फिर HUD एक को छोड़ रहा है, आप भी एक को छोड़ दीजिए, एक्सप्लेनेशन LV, तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन LV आपका आंसर, एक्सप्लेनेशन LV, ऑप्शन से डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल जो है आपका वो ये रहा। ओए होए 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 होए, क्या किया गया है बाबू? जल्दी बोल। इसमें ये जो दो छूटा हुआ है ना, वो क्या छूटा हुआ है वही पूछ रहा है। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जैसे बाकी क्वेश्चन का जवाब देते हो। देखो 83 76 सेम है, 83 76 इतना तो मुझे पता है कि 83 होगा और 83 होगा, 83 उसके बाद बताइए आप, उसके बाद बताइए 59 से 58 हुआ -1, यहां क्या करें बोलो? अगर हम -1 करते हैं, -1 करते हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहीं क्यों? क्योंकि 59 58 57 तो 56 ना, मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ हो जाएगा तो सही करो उसको, मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, -1 किए हैं तो -2 करते हैं, -3 करके देखते हैं, शायद कुछ मामला जमे। अच्छा 59 58 -2 अगर हम 56 कर दें, -3 53, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? फिर देखो -4 हो भी रहा है, अगली बार क्या करोगे? -5, जब 49 में से मतलब 44, तो जरा बताइए भाई साहब 56 44 कहां पर है? 55 है काट दीजिए, 54 है काट दीजिए, 56 है 44 है, आ गया कहां पे? तो सी में। कहां पर? सी में। यहां देखो 66 दे दिया, गड़बड़ है। समझ में आ गई बात? मतलब सीरीज -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, तो -5 होगा आपका आंसर। तैयार? तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय पर फिर से अगले टॉपिक में धमाल मचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। एक बार प्यार से बोल दो, सारे बच्चे समझ ही गए होंगे क्या बोलने को कह रहा हूं। जय माता दी, जय माता दी, जल्दी से जरा बोल दो जय माता दी, है ना? तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। लव यू सभी को, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आस एजुकेशन एसके झा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों से जुड़ा हूं जीके जीएस के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग क्लास कर रहे थे 9 दिन का, कितने दिन का भाई? तो 9 दिन का जो स्पेशल 9 क्लास चल रहे थे, आज है छठा क्लास। आज है आप लोग का छठा क्लास। और छठा क्लास में देखो मेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उग गई है भाई, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना सेशन को बर्बाद किए हुए, है ना, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। सीधी बात, नो बकवास में आप लोगों का स्वागत है। तो माता रानी सब पे कृपा बना कर रखे, सब पे आशीर्वाद बना कर रखे, यही हम लोग दुआ करते, यही हम लोग कामना करते हैं, है ना? और चूंकि कि आप लोग देख पा रहे हो कि एसके झा सर ने कहा कि चूंकि आप लोग का ये आ गया है
डेट आ गया है रेलवे वाले का, तो सभी छुट्टी हम लोगों की कैंसिल निरस्त हो गई है, आप लोगों को पता ही है। तो चलो भाई, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं गांधी जी, लॉर्ड इरविन, गांधी जी और जिन्ना, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और अंबेडकर। तो गांधी जी और अंबेडकर था क्या पूना पैक्ट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैकडोनाल्ड। तो मैं शुरुआत करता हूं कहां से भाई? तो मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री। यस, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था मैकडोनाल्ड। इन्होंने एक गेम खेला था जिसके तहत दलितों को फंसाने का प्रयास किया था, दलितों को फंसाने का प्रयास किया था। लेकिन इससे भी बड़ा महारथी थे कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने भी गेम खेल दिया। महात्मा गांधी उस समय में बात है पुणे में जेल में जब बंद थे, पुणे जेल में बंद थे, और अंबेडकर जी को बुलाया गया और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, इसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट में क्या कहा गया कि जो विधानसभा था उसमें अंबेडकर जी जो चुनाव से रिलेटेड जो दलितों के मांग को लेकर आगे बढ़ा रहे थे, उसमें सीटों को 71 से बढ़ाकर विधानसभा में 148 सीटें देकर करारा मात दिया किसको? मैकडोनाल्ड को। इस प्रकार से महात्मा गांधी को दूरदर्शिता वाले नेता के रूप में जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें अंबेडकर जी ने सिग्नेचर किया था, लेकिन ये गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किया था। बहुत कम बच्चों को पता है। याद रखना, गांधी जी की तरफ से इनके रिप्रेजेंटेटिव थे कौन? तो याद रखना भाई, सबसे बड़े नेता याद रखना, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच सिग्नेचर हुआ था। यानी महात्मा गांधी की तरफ से सिग्नेचर करने वाले कौन थे भाई? तो मदन मोहन मालवीय थे। ये इतिहास में कहलाता है पूना पैक्ट। क्लियर है? जल्दी से लिखो भाई, पूना पैक्ट। मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, दलितों को लेकर वही बातें हुई थी। इसके आसपास में और भी घटनाओं को बता देता हूं। एक था गोलमेज सम्मेलन दोस्त। कौन सा सम्मेलन? तो गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। और ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 हुआ था, 1931 हुआ था, 1932 हुआ था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लंदन में। कहां पर? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुई थी। और ये तीनों में पहुंचे हुए थे कौन? बाबा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर तीनों में पहुंचे हुए थे। जबकि जब इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, ये 1931 में। इसके बाद ही गांधी जी तैयार हुए 1931 वाले में जाने के लिए, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बापू पार्टिसिपेट किए थे। दूसरे वाले में यानी महात्मा गांधी जो है दूसरे वाले में पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि इरविन आए थे भाई मनाने के लिए और उनको मना कर ले गए थे। तो किसमें? तो दूसरे वाले में इनका पार्टिसिपेशन था। अगर आपसे पूछेगा क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित हुई थी गोलमेज सम्मेलन में, तो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें सम्मिलित हुए थे, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव थे कौन? महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से गांधी इरविन समझौता हुआ और गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहुंचने वाले थे बाबा अंबेडकर जी। क्लियर है? जिन्ना को गांधी जी ने क्या कहा था? कायदे आजम। लिख लेना भाई, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और आपको बता दें कि जब भारत को आजादी मिली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत, एक्चुअल में 12 बजे के पहले का दिन था। और ज्योग्राफिकल कंडीशन में पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम की तरफ आता है। और उसमें जब IST देखोगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग का, तो उसके अनुसार समय थोड़ा पहले होता है। यानी 12 बजे के पहले का समय था। पाकिस्तान बोला कि हम अभी से सेलिब्रेट करेंगे भाई, तो उन्होंने अपना ये सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना सेलिब्रेशन मनाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत मनाता है। ठीक है? तो भारत जो है, गांधी जी जो है, इनको कहा था कायदे आजम। किनको? तो भाई मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। क्या होता है भाई? महान नेता। क्लियर है? तो जल्दी से छाप लो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या महारानी लक्ष्मीबाई? तो आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। आपको पता होगा स्टुटगार्ट में इन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा को फहराया था। इसलिए इसे, और इसके अलावा भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता क्रांति के रूप में जानी जाती है कौन? मैडम भिकाजी कामा। तो भारतीय क्रांति की मां अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा? यही सेम। तो अगर आपसे पूछेगा भारतीय क्रांति की मां कौन थी,
तो भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, भारतीय क्रांति की मां कहलाती है कौन? मैडम भिकाजी कामा। यहां से आपका स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा भाई कि तिरंगा जो है, तिरंगा में जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो तिरंगा में लंबाई का अनुपात होता है, लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 3 और चौड़ाई का पूछेगा तो 2। इसी को क्वेश्चन फंसा देता है, लंबाई चौड़ाई की जगह आपसे पूछेगा चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है, तो 2:3। लंबाई चौड़ाई 3 अनुपात, तो हमेशा लंबा होगा और चौड़ा छोटा होगा। तो लंबाई चौड़ाई 3 अनुपात के 2 अनुपात में ही ये पाया जाता है तिरंगा झंडा। ऊपर में होता है कौन सा रंग भाई? तो ऊपर में केसरिया, नीचे होता है आपका हरा रंग, बीच में होता है सफेद, और यहाँ पर नीले हल्का रंग से जो है अशोक चक्र बना होता है। क्लियर है? सरोजिनी नायडू को हम लोग बोलते हैं भारत को किला, भारत को किला के नाम से सरोजिनी नायडू जानी जाती है। और याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की कौन थी? जल्दी से लिखो, अगर ये नहीं पता होगा तो पानी लेके डूब जाना है भाई, चुल्लू भर पानी लेकर। और डेट अनाउंस हो गया रेलवे का, सब लोग जाग जाओ, है ना। और जिस प्रकार हम लोगों ने सारे क्लास का वो कर दिया है, सारे छुट्टी कैंसिल कर दिए हैं, आप लोग भी सारे छुट्टी को कैंसिल करके एकदम लग जाओ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो क्षण आ गया है जब माता रानी आप पे, है ना, आशीर्वाद बनाकर रखे। और यह स्टार्ट रखो, याद रखना कि जो जागता है वही पाता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोबत है। अब खत्म करो वो समय कि अब पार्टी सार्टी करने का, अब आपका डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन है, जल्दी से। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, है ना, मेरा ये देखकर, ठीक है, लेकिन आपके आते आते क्या होगा? खत्म। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है, मन्नू के नाम से कहा जाता है इनको, है ना, मन्नू, मन्नू, मन्नू के नाम से जानी जाती है, मन्नू कर्णिका। तो ये आपका महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की तरफ से 1857 की क्रांति में विरोध की थी। चलें आगे बढ़े, हटा दे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। इनमें से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो भैया मेरे क्वेश्चन पूछ दिया कहां से? ये पूछा है नदी से, नदी वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया। एक नदी हमने लिया यहाँ पर जिसका नाम है सिंधु, एक नदी है जिसका नाम है सतलज, एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन उठाया ब्रह्मपुत्र से। सबसे पहले मैं बता दूं इस झील का नाम है मानसरोवर का झील। कौन सा? तो मानसरोवर का झील। यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत या पामीर के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विश्व का छत कहते हैं दोस्तों इसको। क्या बोलते हैं? विश्व का छत, क्योंकि सबसे ऊंचा पठार है इसलिए विश्व का छत के नाम से जाना जाता है। ये सीन ख्वाब से निकलती है सिंधु, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है उसको छोड़ देते हैं। राकास ताल से निकलती है कौन? सतलज, इसको भी नहीं पूछा है, छोड़ देते। बोले सर बता भी रहे हैं, बोलते छोड़ भी देते हैं, तो एक एक लाइन बता रहा हूं ना। और यहां से याद रखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो चेमा युंगडुंग से निकलती है, चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है सांगपो। सांगपो, सांगपो में टी साइलेंट होता है, याद रखना, सांगपो। और यहां पर है, याद रखना कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है जिसका नाम है नमचा बरवा, नमचा बरवा। और यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा भाई? यांग्याप दर्रा। इसी यांग्याप दर्रा से क्रॉस करती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जब आपका नाम पूछेगा तो तिब्बत में इसका नाम होता है, तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। तिब्बत में इसका नाम है किसका? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। याद रखना लोहित और दिबांग नामक नदी जो है इसकी सहायक नदियों में से एक है। इसके बाद जब असम में जाता है तो असम में, याद रखना, असम में इसका नाम हो जाता है क्या? असम में एक्चुअल में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। विश्व में ऐसी नदी है जो इसका नामकरण बहुत ज्यादा है। और जब ये आती है कहां पर? बांग्लादेश में। जब आती है मेरे भाई कहां पर? बांग्लादेश में, तब इसका नाम पड़ता है जमुना। क्या पड़ता है दोस्त? जमुना। ये यमुना नहीं है, जमुना है, याद रखना। अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा मेरे भाई? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सांगपो के कहां बोला जाता है बताओ? तिब्बत में। ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन अगले बार पूछेगा दिहांग कहां का जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अगले बार पूछेगा ब्रह्मपुत्र कहां? तो असम में। अगले बार पूछेगा जमुना कहां? तो बांग्लादेश में। क्लियर है? तो ये 3 देशों में बहती है। एक चाइना वाला क्षेत्र में, यानी तिब्बत वाला क्षेत्र भी चाइना के अधीन आ गया, तो तिब्बत वाला क्षेत्र या चाइना वाला क्षेत्र बोल दो एक। दूसरा हो गया भारत वाला क्षेत्र, और तीसरा हो गया देश कौन? बांग्लादेश। और यहां से निकलती है अपनी कौन? गंगा नदी। और गंगा नदी बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा, और ये कहलाती है जमुना। पद्मा जमुना जब मिलता है तो उसका नाम होता है मेघना। क्लियर है? पक्का? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है कहां पर? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर? आंसर हो जाएगा तिब्बत। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि मुख्य भूभाग से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। मतलब यहां पर बताओ क्या होगा?
8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट। इसको देख लो कैसे हम लोग आकलन करेंगे। ये हो गया आपका भारत, टूटा फूटा भारत, पोलियो ओरिएंटेड इंडिया है, पोलियो मारा हुआ भारत, हंसना मत। बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया श्रीलंका, और यहाँ पर है आपका इंडियन ओशियन है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। देखो भारत एक ऐसा देश है ना जिसका जिसके नाम से जुड़ा हुआ है हिंद महासागर, याद रखना हिंद महासागर। तो सबसे पहले आपसे पूछा यहाँ पर अक्षांश, अक्षांश होता क्या है मेरे दोस्त? देखो अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी पर वो काल्पनिक रेखा है ना जो इक्वेटर के पैरेलल खींची गई है, उसको हम लोग अक्षांश रेखा करते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में, दूसरे लहजों में बोलेंगे कि पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज कॉल्ड व्हाट? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं जोन। क्या कहते हैं मेरे भाई? जोन। तो बोलेगे सर एक बात बताइए, आप तो बता दिए अक्षांश, देशांतर भी बता दीजिए ना। तो भैया मेरे ये है आपका देशांतर, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मैच करता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जोन वाला जो हो गया ये आपको है लैटिट्यूड हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है ना। यानी ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है, जबकि देशांतर रेखा समय को प्रभावित करता है। ध्यान से सुनना, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। अक्षांश रेखा जो है एक दूसरे का पैरेलल होगा हमेशा, ऑलवेज फाउंड इन पैरेलल। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड जो होगा यानी देशांतर रेखा जो होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु में मिलाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड गोरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? गोरे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन देगा गोरे, दूसरा देगा काले, तीसरा देगा चितकबरे, चौथा बोलेगा जोन। तो आप मान दोगे जोन, फंस जाओगे, बोलेगा सारी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है सर, तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो मेरे भाई याद रखना इस तरह के प्रश्न में गोरे है होगा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भाई। पोस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो इसका एक और पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का संबंध है अरब सागर से, अंडमान निकोबार का संबंध है बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। ये पूछ रहा है एक लैटिट्यूड आपका यहां से भी हो सकता है, एक लैटिट्यूड यहां से हो सकता है, और एक लैटिट्यूड यहां से हो सकता है। मतलब अक्षांशीय विस्तार अगर पूछता है, मुख्य भूमिका अगर ये पूछेगा मेन लैंड ऑफ इंडिया, ये क्या है भाई? तो मेन लैंड ऑफ इंडिया है, मेन लैंड ऑफ इंडिया। भारत की मुख्य भूमिका अगर पूछता है तो यहां से लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग विश्व के नजर से देखें तो ये आपका 0 डिग्री है, बोलेगा हाँ सर ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका कर्क रेखा है, और यहाँ पर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ेगा ना, तो पहले अंडमान निकोबार आएगा कि पहले भारत? बोले सर अंडमान निकोबार आएगा। यानी अगर यहाँ पर मान लो ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से ये आएगा पहले अंडमान निकोबार, उसके बाद आएगा तो ये अंडमान निकोबार से अगर पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से, कितना बोले? 6 डिग्री 4 मिनट। यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितना तक? तो 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछेगा कि सिर्फ मुख्य भूमिका बता दो तो मुख्य भूमिका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखो यहाँ क्या पूछा है? मेन लैंड ऑफ इंडिया यानी मुख्य भूमिका, तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 होगा ना, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। अगर यहीं पर ये लेता आपका मुख्य भूमि को छोड़कर, अगर लेता कि भैया मेरे बता दो संपूर्ण भारत का, तब इसका आंसर बदल जाता, 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता। बोलो हाँ, समझ में आ रही है बात? टेक्निकल है, दिमाग में रखना अच्छे से। चलो अगले प्रश्न की ओर चले फटाफट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये है हमारा 6ठा एपिसोड जो चल रहा है। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। कौन सा? त्रिस्तरीय। कौन सा? त्रिस्तरीय। भाई मेरे याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन उठाया कहां से? पंचायती राज से। पंचायती राज का संबंध जो है कितने भाग में है? तो भैया भाग 9 में पंचायती राज है। अगर आपसे पूछेगा कितने अनुसूची में इसकी चर्चा है, तो अनुसूची 11 में चर्चा है। कुल विषयों की संख्या, कुल सब्जेक्ट इसमें कितने हैं? तो भैया 29 विषय पे काम कर रहा है। और पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था कहां पर? तो राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में कब क्या था? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन जो आपको फंसा देगा कि प्रायोगिक रूप से सबसे पहले कहां शुरू हुआ था, तो याद रखना आंध्र प्रदेश, जो 95% स्टूडेंट को पता नहीं है। प्रयोग के आधार पर पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुई थी, 1958 के दशक में ही कहा जाता है हो गया था। और राजस्थान में मुख्य रूप से लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिला में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। इसी समय में 1959 को ही आंध्र प्रदेश में ही मुख्य रूप से। बोले सर दोनों जगह? हाँ, प्रयोग के आधार पर। जैसे कोरोना का इंजेक्शन देते तो पहले ही थोड़े भोग देते कि भाई दे दिए सुई। पहले क्या कहता है? ट्राई मारता है, कुत्ता पे ट्राई मारेगा, मतलब बंदर पे ट्राई मारेगा, फिर उसके बाद फिर अलग अलग चूहा पे ट्राई मारेगा, देखा जिंदा है तो ठीक है, फिर पागल आदमी होगा। कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग पागल पागल लोग
लोग होते हैं, हाँ, क्लास में भी खतरनाक लोग होते हैं, तो पहले उस पर ट्राई करेगा कि मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भारत का जो पृथ्वी का क्या है, भार है, बोझ है, उसको जल्दी से हटा देना। तो सब पहले को मारेगा, पहले सुई देगा, मर गया तो भाई रोक दो, नहीं मारा तो फिर आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। तो ये प्रयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश और ऐसे किया था, तो राजस्थान के नौगढ़ जिला में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति से जो आया था आपका, ये कब आया था भाई, तो 1957 में आया था, 1957 में, और 3 स्तरीय का पेशकश किया था। वहीं पर अगर आपसे पूछेगा अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था। कितना, 2 स्तरीय, और ये आया था 1977 में। कब आया था, 1977 में। एकदम फटाफट लिख लोगे भाई, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन कहीं छांट दिया, तो डीपीएसपी से अगर क्वेश्चन छाप दिया, तो डीपीएसपी है भाग कितना में, 4 में, और इसका आर्टिकल है कितना भाई, 36 से लेकर 51 तक। और इसी आर्टिकल में आएगा आर्टिकल 40, कितना बोले, आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत का गठन। तो आपसे पूछेगा डीपीएसपी में कहां पर, तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में। एकदम फटाफट उतार लोगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़े, जल्दी से छापो फटाफट। अगर पूछेगा 3 स्तरीय कौन कौन है, तो वो भी लिख सकते हो, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर पे काम करता था कौन, बलवंत राय मेहता समिति, जो आया था 1957 में। एक्चुअल में आया था 1956 में ही, 1957 में मुख्य रूप से इंप्लीमेंट किया गया था। हो गया भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन लाया जाए। भारतीय संविधान मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में है, अवसर की समता, आर्टिकल 14। लिख लो भाई आर्टिकल 14, क्योंकि आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। आपको बता दें कि ये मौलिक अधिकार जो है सबसे पहले बनकर तैयार हुआ कहां पर, ब्रिटेन में। ब्रिटेन से अडॉप्ट किया कौन, यूएसए, यूएसए से अडॉप्ट किया कौन, इंडिया। तो भारत कहां से लिया, यूएसए से। बना कहां, ब्रिटेन में। कब बना, 1215 में। इसको कहा गया मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। इस समय में राजा था कौन, सम्राट जॉन। सम्राट जॉन ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में कहा गया है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे करो ना, तराइन का तीसरा युद्ध याद रख लो, 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। क्लियर ना। तो भाई मेरे ब्रिटेन में ये बनकर तैयार हो गया था, याद रखना मेरे भाई, ब्रिटेन में बनकर तैयार हो गया था। यूएसए पहले इसको अपनाया, फिर इंडिया अपनाया। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। फिर से मैं बोल रहा हूं, राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि सिर्फ देख के लिख थोड़े रहे हो, कान से सुन भी तो रहे हो। तो जो सुनने की परंपरा है और देखने की परंपरा है, दोनों को मिला के आप लिख लो, अपना लिखने की परंपरा डेवलप कर लो, ठीक है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल आ जाएगा 14 से लेकर 18 में। तो आर्टिकल 14 में क्या है भाई, 14 में विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या है भाई, आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 में क्या है, सरकारी नियोजन में अवसर की समानता होगी। 17 में अनटचेबिलिटी यानी छुआछात का अंत हो। 18 में है उपाधियों का अंत, शिक्षा और सेना को छोड़कर। आ गया क्वेश्चन, देख लो क्या है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन यानी सरकारी नियोजन में अवसर की समता कितना बोले थे अभी, 16 सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई ये तो गलत हो गया ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये ठीक है, ये आपका गलत है, सॉरी ये गलत हमने कर दिया था। देखो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, बाय मिस्टेक हमसे चला गया 14 में, क्योंकि हमने बोला भी था 14 है विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण, वो कैसे हो जाएगा आंसर। फिर से बता दे रहा हूं, धीरे धीरे सुनो। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण, इसमें है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष है ना, विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण। आर्टिकल 17 में है आपका अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछात का अंत। आर्टिकल 16 में सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, यही है लोक नियोजन या सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। और 15 में हमने बोला था धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया ना, ऑटोमेटिक आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोलता हूं, पढ़ो आप लोग कि भाई गलत होने के भी बाद भी आप गलत को समझ लो कि गलत हो गया, बाय मिस्टेक अगर हो भी जाता है तो वो भी आपका क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, उतार लो फटाफट। क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध क्या है भाई, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। एक दो प्रश्न पहले दे देता हूं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, भैया लिख लो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र के पिता। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनका द्वारा पुस्तक लिखा गया था ए वेल्थ ऑफ नेशन, ए वेल्थ ऑफ नेशन, ए वेल्थ ऑफ नेशन, ए वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक थे कौन, एडम स्मिथ। देखो जो आपका इकोनॉमी होता है ना भाई,
इकोनॉमी ये दो भागों में बटा होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो समष्टि और व्यष्टि। इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ, हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छे से जानकारी होगा। मैक्रो मतलब क्या होता है? एकदम छोटा, एकदम छोटा। जो कोई इंडिविजुअल काम करे, जैसे मैं अगर कुछ काम करूं, जैसे खुद से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक, एक हो गया। और दूसरा है कि हमारा यूनिट पढ़ा रहा है, मतलब कि मैं क्लास ले रहा हूं, एस के झा सर जी क्लास ले रहे हैं मैथ के, और रोशन सर क्लास ले रहे हैं, फिर गिरिराज सर ले रहे हैं रीजनिंग का। तो एक यूनिटी में काम करे, एक बड़े फर्म में काम करेगा तो बड़ा रूप हो गया। और मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहा हूं क्या, तो इकोनॉमिक्स एक ही पेपर पढ़ा रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। तो जब इंडिविजुअल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। एकदम छोटा फर्म होगा, पार्टिकुलर होगा, इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देंगे भाई? व्यक्तिगत रूप से कोई काम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो। और जब वो बड़े लेवल पर काम होगा, ग्रुप में काम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो। तो माइक्रो एंड मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो से देखो, माइक्रो मतलब छोटा, और उससे बड़ा रूप होता है क्या? मैक्रो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म मतलब ये ना, माइक्रो। तो मैक्रो का संबंध किससे है बताओ? समग्र यूनिट से। व्यक्तिगत आ गया आपके पास, देखो हमने क्या लिखा था? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल होगा तो व्यक्तिगत यूनिट से, आंशिक यूनिट से, सीमांत यूनिट से, तो हो जाएगा व्यक्तिगत यूनिट से। समग्र यूनिट हो जाएगा किसमें? मैक्रो वाले में। बोलो हाँ, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? पूरा का पूरा चीजों को याद रखो भाई, क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आपसे पूछेगा भाई कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग बनकर तैयार हुआ 1950 में। आपसे पूछेगा पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो पंचवर्षीय योजना आया था 1951 में। अगर आपसे पूछेगा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग को हटा के अभी क्या ले आया है? नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? प्रधानमंत्री। ये आया था 2014 में, बनकर तैयार हो गया और इंप्लीमेंट हुआ था 2015 में। यानी यह 2014 में बनकर तैयार हुआ, 2015 में ये लागू कर दिया गया था। जितने भी पंचवर्षीय योजना है सारे को पॉइंट वाइज करके एकदम जल्दी से याद कर लो, ठीक है? चलो, पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 में, दूसरा था आपका 1956 से 61 में, तीसरा था आपका 1961 से 66 में। इसके बाद आपका आया 1966 से लेकर 66 से लेकर 69 तक। ये था आपका वार्षिक योजना, क्योंकि इंडो चाइना वार हो गया, इंडो पाक वार हो गया, सूखे की समस्या हो गई। उसके बाद चौथे में आया 1969 से 74 तक। पांचवें में आ गया 1974 से 79 तक था, लेकिन इसको 78 में ही बंद कर दिया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और यहां पर रोलिंग प्लान आ गया। 1978 से लेकर 80 तक अनवरत योजना जिसको कहते हैं हिंदी में, रोलिंग प्लान आ गया। कौन सा प्लान भाई? रोलिंग प्लान। उसके बाद छठे नंबर पे आया 1980 से 85 है ना। उसके बाद 1985 से आया 90, और उसके बाद फिर आ गया वार्षिक योजना। फिर क्या आ गया भाई? वार्षिक योजना आ गया। कब आ गया वार्षिक योजना? तो यहां पर आ गया 1990 से लेकर 92 तक। यहीं पर 91 में आया था एलपीजी, है ना, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बंद। इसके बाद फिर 8वां नंबर पे आ जाएगा, 8वां नंबर पे आ जाएगा मेरे भाई, 8वें नंबर पे आ जाएगा कौन? तो 92 के बाद, यानी 1992 से आ जाएगा क्या? 97। फिर 9वें नंबर पे आ जाएगा 1997 से आ जाएगा 2002। फिर 10वें नंबर पे आ जाएगा 2002 से लेकर 2007, और फिर 11वां नंबर पे आ जाएगा 2007 से 2012, और 12वां पे आ जाएगा 2012 से लेकर 2017। अभी तक कुल कितना पंचवर्षीय योजना हो गया भाई? तो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो गया। कितना? 12। पहले वाले पे क्या ध्यान दिया गया? तो पहले वाले पे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, ठीक है। दूसरे वाले पे इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया, जिसके अंतर्गत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे लौह इस्पात कारखाना है। तीसरे वाले में भी बोकारो वगैरह आ गया था। पांचवें वाले में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। छठे भी गरीबी हटाओ से संबंधित था। सातवें भी गरीबी हटाओ से संबंधित था। लेकिन मुख्य एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया, तो आंसर होगा 5वां। अब आते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? 8 में कहा है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? कम से कम हमने जो बताया इसमें तो आंसर नहीं है, ये आंसर हो जाएगा 12वीं। और 12वीं हुआ था कब? 12 से लेकर 17। बीच में ही ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा भाई? क्योंकि यहां पर एंट्री मारेगा कौन? नीति आयोग, ठीक है। योजना को तोड़ दिया गया। जल्दी से लिखो, जल्दी छापो। बोलोगे राइटिंग खराब है सर, तो भैया स्पीड लिखूंगा, कंटेंट दूंगा, तो आपको थोड़ा राइटिंग से कंप्रोमाइज करना होगा। गोल मटो लिखूंगा, आप देखो आपके बोलते बोलते 2 मिनट के अंदर हमने 12 पंचवर्षीय योजना लिख दिया।
बोलते बोलते 1 मिनट के अंदर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। वार्षिक योजना यहाँ बताया, अनवरत क्या रोलिंग प्लान यहाँ बताया, फिर वार्षिक योजना, कितनी बार वार्षिक योजना आपको दिख रहा है। तो बहुत सारे कंटेंट हमने आपको दिया, वही धीरे धीरे लिखूंगा तो राइटिंग तो बड़ा सुंदर होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कंटेंट आपके पास कम पहुंचेगा। अब बताओ कंटेंट चाहिए या राइटिंग? क्योंकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं तो बोलने को सुनना है और लिखने को मिला लेना है और आंसर आपका कंप्लीट कर लेना है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 करेवा 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 जो मिट्टी गाद का प्रकार है यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या नागालैंड? करेवा जो मिट्टी, मिट्टी क्या होता है भाई? तो सबसे पहले देखो पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तो धरती के ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सियाल, सिलिका एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरे वाले में सीमा, जिसमें सिलिका मैग्नीशियम पाया जाता है। और तीसरे में नीफे, जिसमें निकल और फेरस का मात्रा पाया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। यहां से क्वेश्चन आपका खतरनाक पूछ सकता है कि भाई सियाल, सीमा, नीफे जो है ये वर्गीकरण कौन दिया था? तो एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था एडवर्ड स्वेस। क्या नाम था भाई? एडवर्ड स्वेस, है ना। एक भूगोलवेत्ता थे एडवर्ड स्वेस ने इसको 3 भागों में पृथ्वी को बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे को। तो अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर पार्ट ऑफ सियाल, यानी जो सियाल का सबसे ऊपरी भाग देख रहे हो ना, अपर पार्ट ऑफ सियाल या अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी, यानी भूपर्पटी का सबसे ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं सॉइल। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछ देगा मेरे भाई कि स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड व्हाट, यानी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। लिख लो भाई, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। फटाफट, एकदम फटाफट लिखो, कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। बोलते हैं नारायण किस रूप में आएंगे किसी को पता नहीं चलता है। तो भाई मेरे करेवा जो मिट्टी गाद का प्रकार है यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर वाले राज्य में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। हटा दूं फटाफट। मिट्टी के 8 प्रकार, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया। भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे खतरनाक, खतरनाक नहीं, ऐसा बोलो कि सबसे अच्छी मिट्टी या सबसे प्रसिद्ध मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। 2 तरह का मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, और ये नदियों के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। खादर होता है न्यू एल्यूवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर एंड ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर। जो पुराना होगा बांगर है, जो नया है वो खादर है। जो नदियां चलती है ना भाई मेंटेन करते हुए, तो इसके पास में होगा तो वो है आपका खादर, और इसके दूर में जब होगा तो वो है बांगर। ये खादर है, बांगर नहीं याद होगा तो बोला खादर मतलब खाने वाला। खाते हो बासी की ताजा वाला? ताजा वाला तो नया ना हो गया। अब बास हो गया बासी, बासी मतलब कौन? पुराना वाला। क्लियर है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार 43% के आसपास इसका पूरा एरिया कवर करता है, भारत में सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्टेंट मिट्टी में काली मिट्टी ले लो, जो दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां ज्वालामुखी का क्षेत्र होगा वहां पर काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसे कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी बोल दो, कपासी मिट्टी बोल दो, रेगुर मिट्टी बोल दो, है ना, सब इसी को कहते हैं। और वो ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, जैसे मालवा का पठार में काली मिट्टी पाई जाएगी, दक्कन के पठार में मालवा काली मिट्टी पाई जाएगी, महाराष्ट्र के आसपास का, गुजरात का कुछ पार्ट में, केरल के आसपास में, तमिलनाडु कुछ इर्द गिर्द वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाएगा। जहां जहां काली मिट्टी होगा उसके सराउंडिंग चारों तरफ आपको लाल मिट्टी होगा। और लाल मिट्टी इसलिए होता है क्योंकि उसका लोहे के कारण, है ना, फेरस ऑक्साइड के कारण उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो लाल मिट्टी पाई जाएगी वहां पर। और उस लाल मिट्टी में जब H2O अभिक्रिया करेगा, जो आपका जल ये करेगा, तो उसका रंग जो होता है येलोइश हो जाता है, यानी पीला टाइप का हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम रेनफॉल, यानी ज्यादा तापमान और ज्यादा बारिश जब लगेगा तो लेटराइट मिट्टी होगा। लेटराइट मिट्टी से ईंट का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः केरल में पाई जाती है। दैट्स ऑल। आगे बढ़े। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? जल्दी से बताओ। दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब, लेकिन आपको बताना है सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा। और पूछेगा कि भैया मेरे की दूसरी सबसे लंबी नदी बता दो। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो आंसर हो जाएगा डेन्यूब। ठीक है। अगर पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नाइल या नील बोलते हैं इसको। मिस्र का देन बोलते हैं इसको, है ना, मिस्र के आसपास है ये। मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसी में क्वेश्चन फंस जाता है स्टूडेंट। विश्व की सबसे लंबी नदी हो गया, एक सबसे बड़ी नदी बोलेगा। सबसे बड़ी नदी मतलब अफवाह के दृष्टिकोण से, अफवाह मतलब बहने के दृष्टिकोण से, अब होगा अमेजन। कौन होगा भाई? अमेजन। कौन हो जाएगा? अमेजन। ठीक है। लंबी का मतलब हो गया देखो ऐसे, एकदम ऐसे, और चौड़ी ये बोल दो, या बहाव के दृष्टिकोण से लंबा भी होगा चौड़ा भी होगा। तो ये आपका अमेजन और ये आपका नील, इस टाइप का आप समझ सकते हो।
विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील मिस्र के पास, और सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो आपका अमेजन। अमेजन कहाँ है जल्दी से कमेंट करो। साउथ अमेरिका। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। भारत का सबसे पुराना क्षेत्र भाई डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो कहां पर, डिगबोई कहाँ है, डिगबोई असम में, डिगबोई में, कहां पर, डिगबोई, डिगबोई इज राइट आंसर, असम। असम का पुराना नाम क्या है भाई, प्राग ज्योतिषपुर, लिख लो प्राग ज्योतिषपुर, ओल्ड नेम ऑफ असम। और एक नाम है इसका, नाम है कामरूप। क्या नाम है भाई, कामरूप। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी दो नदी द्वीप बनाती है, एक का नाम है माजुली, माजुली, और एक का नाम है उमानंदा, उमानंदा। दोनों कहां पर बोले, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम पर, है ना। तो विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है आपका माजुली, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा। दोनों जो है वो असम राज्य में है, और दोनों जो है किस नदी पर है भाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, नदी पर स्थित है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल में ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसमें आंसर बताना है। ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है भाई, भाला फेंक, भाला फेंक, इसी को हम लोग बोलते हैं जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रोन। और इसके लिए ये चूंकि गोल्ड मेडल लेकर आए थे, गोल्ड मेडल लेकर आए थे, वो डेट कौन सा था जल्दी से बताओ, 7 अगस्त। इसलिए जेवलिन थ्रो डे मनाते हैं कब सा, 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, 7 अगस्त। लिख देता हूं अच्छे से याद रखना, 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं, और ये नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक। और अभी हाल ही फिलहाल में जो पेरिस ओलंपिक हुआ, जिसमें यूएस पहले स्थान पर रहा 40 गोल्ड के साथ, और दूसरे स्थान पर रहा चाइना 40 गोल्ड के साथ, तीसरे स्थान पर रहा जापान 20 गोल्ड के साथ, और भारत को मिला लड्डू। यानी भारत का गोल्ड छीन लिया कौन, पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोन वाला, है ना, याद रखना भाई। तो ये नीरज चोपड़ा से गोल्ड छीन लिया, अब बदले में नीरज चोपड़ा को गोल्ड से वंचित रहना पड़ा, और रजत प्राप्त हुआ। ये थोड़ा सा सौभाग्य है कि हम लोग रजत तक किसी तरह पहुंचे, वो भी नीरज चोपड़ा के कारण, वो भी पाकिस्तानी हमसे छीन लिया। और ये याद रखना कि भारत का स्थान है 71, भारत का स्थान है 71। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक, याद रखना दोस्त, आएगा एकदम एनटीपीसी में, एकदम खतरनाक रूप में क्वेश्चन देगा सब, करंट का। तो करंट को छोड़ना मत, हर सैटरडे को मेरे करंट का क्लास चलते हैं, उसमें जरूर करना, मैक्सिमम चीजें मैं कवर करा दूंगा। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है, जल्दी से बताओ। देविका, मोहम्मद, सारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो ये जानबूझ के क्वेश्चन डाला गया है, हालांकि ये बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारा, है ना। WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया, आंसर हो जाएगा सारा, सारा, सारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है भाई, रुआंग ज्वालामुखी फट रहा है कहां पर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में बता दो कि अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो इंडोनेशिया। देखो विश्व का सबसे बड़ा, लिख देता हूं मैं अलग से पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, द्वीप जो है वो है आपका ग्रीनलैंड। कौन है भाई, ग्रीनलैंड। दूसरा होगा, याद रखना, विश्व का आइलैंड समझते हो ना, जो चारों तरफ ये आपका जमीन है और चारों तरफ सराउंडिंग बाय वाटर, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह। भाई द्वीप समझ गया तो द्वीप समूह नहीं समझ में आएगा, बहुत सारा द्वीप रहेगा, उसके सराउंडिंग बाय वाटर रहेगा, तो ये है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जैसे भारत, भारत में देख लो, इधर पूरब में कौन है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ देगा तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो हो जाएगा माजुली, अभी हमने बताया था माजुली। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखी पर। तो ज्वालामुखी क्या होता है दोस्त, तो ये जो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है। और ऊपर जो होता है ये होता है लावा, ठीक है। तो ये होता है ऊपर से जो लावा निकलते रहता है ना, ये आपका हो गया, इसी को बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर। और क्रेटर झील का निर्माण हो जाएगा जब पानी उसमें जमा हो जाएगा, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील का उदाहरण है। तो आपसे पूछेगा ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट, एक होता है एक्सटिंक्ट यानी डेथ। इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो बोलेगा भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है, हाँ है। कौन सा भैया, तो बैरन, बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार का एक पार्ट है। और एक होता है डोरमेंट, सुसुप्त, मतलब सोया हुआ है, कभी भी आपका क्या हो जाएगा, जाग जाएगा। तो उसमें है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुसुप्त, सुसुप्त, या इसी को बोलते हैं प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी। यहाँ क्या भारत में है, हाँ भारत में है, जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो भारत में, ये भी अंडमान निकोबार में है।
और ये एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट बोल दो या फिर आपका डेथ बोल दो, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी बोल दो, ये भारत में नहीं है। 3 प्रकार का ज्वालामुखी होता है, क्लियर है। तो हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी अभी चर्चा विषय रहा है, इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से आज 6ठा नंबर सेशन खत्म हो गया और आपको बता दें कि आपका जो है डेट डाल दिया गया है रेलवे का, लग जाओ अभी से, क्योंकि भाई सामने से आपके समय जो है क्रॉस कर जाएंगे, वक्त किसी का नहीं हुआ है ना होगा, तो इससे पहले कि वक्त आपको बर्बाद कर दे, है ना, आप एक तरह से समझो वक्त को अपने पास खींच लो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जय माता दी। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और माता रानी का कृपा जो है वो सभी पे अच्छे से बना रहे, और पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का आज के सेशन में। 9 दिन 9 कक्षा के आज का जो चैप्टर होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। माता रानी आप सबों की मनोकामना को पूर्ण करे। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आ चुका है, ध्यान पर ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदल जाती है। वे सभी सुबह 8:20 पर एक साथ बदलती है, तो किस समय फिर से एक साथ बदलेगी? ठीक है, तो 48 सेकेंड है हमारे पास, ये 72 सेकेंड है, ये हमारे पास 72 सेकेंड है, और ये हमारे पास 108। तो 48 होता है 24 और 72 का, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 24 तिया क्या आ जाएगा? 72। तो 24 दूनी 48, 48 का 3 गुना करोगे 144 आ जाएगा। 144 और 108 का एलसीएम ले लो, ठीक है। 12 गुना 12, 12 नमी 108, ठीक है। 36 चौका 144 और 36 तिया 108, क्या यही इसका एलसीएम आ जाएगा क्या? 36 चौका 144, 144 को हम 3 से गुना कर देंगे, या 36 तिया 108 को 4 से गुना कर देंगे तो 432 सेकेंड आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, यहां पर इसको तोड़ दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, देखो हमने तोड़ दिया पूरा 48 को। 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, जो नहीं है उसको शामिल कर दो। 3 तिया 9 चौका 36 तिया 108, देखो 3 से सिर्फ हमने गुना कर दिया। सबको मल्टीप्लाई करने पर ये 16 नमे 144, 144 का 3 गुना कर दोगे तो आ जाएगा 432 सेकेंड। और 432 सेकेंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे, 6 सते 42, 7 मिनट 12 सेकेंड आ जाएगा। 7 मिनट 12 सेकेंड कब? 8:20 पे। तो 8:20 पे 7:12 को जोड़ोगे, 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ोगे तो आंसर जो आपका आ जाएगा 8:27, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चले आगे। दो संख्याओं का HCF 12 है, इनमें से कौन सा उसका LCM नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता। तो एक बात आप याद रखना, हमेशा LCM HCF से अवश्य कटती है, और LCM अगर HCF से अवश्य कटती है, हम ये चेक कर लेंगे कि 12 से नहीं कटने वाली कौन सी संख्या, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कौन सा इसका LCM नहीं हो सकता है? उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 90। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF उसके LCM के बीच का अनुपात क्या है जब LCM 48 दिया हुआ, उन संख्याओं का गुणनफल 384 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका HCF और LCM का रेशियो क्या है। तो LCM हमारे पास तो 48 दिया हुआ है, और अगर HCF निकालना है, तो LCM इंटू HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, और HCF निकालना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को LCM से भाग दे देंगे।
हमारे पास है 384 दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसके एलसीएम से भाग दे दोगे तो ये एचसीएफ निकल जाएगा। और इसी का हमें क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या होगा। 12 से काट दो इसको, 12 चौका 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। 4 से फिर काट दो इसको, 4 अट्ठे 32। रेशियो निकल जाएगा 8 इकाई 8, 8 छाके 48। आपका जो उत्तर आ जाएगा वह क्या आएगा, 1:6। 1:6 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चले आगे, चौथा नंबर पे आ जाओ। चौथा नंबर का प्रश्न देखो, 1026, 2268, 2430। इसका एचसीएफ आपको निकालना है। आपको करना क्या है, डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करना है। डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करना है और पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ डिफरेंस पहले निकाल लो। 2268 में से 1026 को माइनस करते हैं, 68 में से 26 को माइनस करोगे 42। क्या ये 1242 हो गया क्या? 2430 में से 2268 को अगर माइनस करते हैं तो 2430 में से 2268 को माइनस करोगे 130 और 32 मिलकर के 162 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो कि 1242 और 162 से 162 को काटने वाली कौन सी संख्या ऑप्शन में मौजूद है। सबसे बड़ी संख्या से हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। 108 से तो नहीं कटेगा, 162। दूसरा संख्या हमारे पास 81 है, 81 का ये डबल है। ठीक है, 81 का ये डबल है, 81 से कट जा रहा है। 81 से चेक करो कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 81 का 81, ये बच जाएगा हमारे पास 19 और 24 मिलकर के, 19 और 24 मिलकर के ये हमारे पास बच जाएगा 43। तो इससे भी ये नहीं कटेगा। 54 से चेक करो, 54 से तो 3 गुना है, ये कट जाएगा। 54 से काटोगे 54 दूनी 108, बचेगा 16 पर 2। फिर 54 से ये 23 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वह क्या होगा, 54। ये 54 गुना क्या है, 2 है, जबकि ये 54 गुना क्या है, 23 है। 54 गुना क्या है बताओ, 23 है। तो इस दोनों का जो एचसीएफ आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 54। बोलो क्लियर है क्या? 54 ही एक मात्र ऐसी संख्या होगी जो सबको काट देगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5वां नंबर का। 12/5, 14/15, 16/17 के एचसीएफ की गणना करें। सबसे पहले तो कभी भी फ्रैक्शन में दिया रहे तो ऊपर नीचे को काट लिया करो। ऊपर नीचे अगर कटने वाला है तो काट लो, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालो। और जब भी भिन्न का एलसीएम दिया रहे तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकालते हैं। अगर एचसीएफ पूछता है भिन्न का तो ऊपर वाले का एचसीएफ बटे भिन्न का, नीचे में हर का एलसीएम निकालते हैं। हमारे पास पूछा है एचसीएफ, तो 12, 14, 16 एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 2 आएगा। ठीक है, 5, 15, 17, 5, 15 का एलसीएम 15, 15 और 17 का एलसीएम इसी दोनों का गुणनफल। 15 को 17 से गुना कर दो, 15 को 17 से गुना करोगे 15 दहे 150, 15 सत्ते 105, 255। तो जो आपका उत्तर आएगा वह क्या आ जाएगा, 255, 2/255, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो आप एक ऑप्शन को ठीक कर लो, ये आपका 2 आएगा और नीचे में क्या आएगा, 255। यहां पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2/255। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलेंगे, 6ठे नंबर के प्रश्न पे आ जाओ। 8x³ प्लस 80x² प्लस 200x, 4x टू द पावर 4 प्लस 16x टू द पावर 3 माइनस 20x² का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका करना पड़ेगा आपको गुणनखंड। ठीक है, चलिए तो हम चेक कर लेते पहले इसका गुणनखंड करके। आप बताओ क्या 8x³ 80x² 200x में से 8x को कॉमन लिया जा सकता है क्या? बोलोगे बिल्कुल ले लेंगे कॉमन। अंदर जो बचेगा वह बचेगा x² प्लस 10x प्लस 25। क्या यह x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना x है क्या? तो असल में ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। तो इसका हमने गुणनखंड कर लिया, ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। यहां पर आया हुआ है 8x। क्या आया हुआ है, 8x। इस तरफ आ जाइए, 4x² को कॉमन लिया जा सकता है, तो बोलोगे 4x² हमने कॉमन ले लिया। अंदर भेज दो x² प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस आ जाएगा 5 के।
इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। ठीक है, तो 4x स्क्वायर तो हो ही गया, अंदर आएगा x को कॉमन लोगे तो x प्लस 5, यहां पर -1 कॉमन होगा तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 तो रहेगा ही रहेगा, और इधर क्या बच जाएगा x माइनस 1। हमने गुणनखंड कर दिया। 8x और 4x स्क्वायर का एलसीएम अगर लोगे तो ये 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, x और x स्क्वायर का एलसीएम x स्क्वायर आएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है यहाँ पर x प्लस 5, तो x प्लस 5 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और जो बचा क्या बचा x माइनस 1, इस x माइनस 1 से यहाँ पर कर दोगे इसको गुना, तो उत्तर आ जाएगा 8x स्क्वायर इंटू 8x प्लस 5 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब यही हमारा जो है आंसर रह जाएगा, और आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चले आगे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। 7वां नंबर का प्रश्न देखो, दो संख्याओं का HCF 23 है, उनका एलसीएम HCF का 323 गुना है। दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 200 और 400 के बीच में है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या लिखने के लिए आपको आना चाहिए। अगर HCF आपके पास दिया हुआ 23, तो एक संख्या आ जाएगा 23 गुना E, और दूसरी संख्या को मानना पड़ेगा 23 गुना B। सर A और B क्या है? A और B दो अन्य गुणनखंड है। दोनों संख्याओं के HCF को छोड़ करके दो अन्य गुणनखंड है जो एक दूसरे का कोप्राइम नंबर है। ठीक है, यहां से इसका HCF, इसका जो LCM है, पहले तो हम इसका HCF निकाल लिए। LCM 323 गुना है, तो हम यहां पर इसका अगर LCM निकालेंगे तो 23A और 23B का LCM हो जाएगा 23AB, और LCM कह रहा क्या कि LCM HCF का 323 गुना है, LCM HCF का 23 का 323 गुना है। तो 23 से 23 ये देखो आपका कट जाएगा, 23 से 23 कट गया। A इंटू बी बराबर 323 आएगा, और A इंटू बी बराबर अगर 323 आएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 17 गुना 19। तो एक संख्या हमारे पास 23 गुना 17 आएगा, एक संख्या हमारे पास आएगा 23 गुना 17, और दूसरी जो संख्या हमारे पास आएगी वह आएगा 23 गुना 19। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 340 में 51 को जोड़ोगे 391, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133, तो 38 380 में 137 को जोड़ दोगे, 133 को जोड़ दोगे, 380 में 133 को जोड़ दोगे। ठीक है, ये जो हमारे पास आ जाएगा 133 अब प्लस 19 दूनी 38, 380 में 100 को जोड़ोगे 480, 33 को जोड़ोगे 413। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 200 और 400 के बीच में है। एक सेकंड, ये गलती लिख दी है। 19 दूनी 38, 380 अब प्लस 133, 480 में 33 को जोड़ोगे 513। कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? सॉरी, 7 से हम क्यों गुना कर रहे हैं भाई? 23, ये क्या होगा 23। 19 को 20 से गुना करोगे, 19 दूनी 38, 380 और 19 तिया 57, 437 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास जो संख्या दिया हुआ, बात पे ध्यान देना, 200 और 400 के बीच में तो ये संख्या है, इसके अलावा जो दूसरी संख्या, इसके अंकों का योगफल ज्ञात करना। 4 3 7, 7 में 7 को जोड़ोगे, उत्तर क्या आ जाएगा 14। उत्तर आपका क्या आ जाएगा 14। 380 और उसी में 57 को जोड़ दोगे 437 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आ जाओ। दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 35,828, HCF दिया हुआ 26, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF। HCF दिया हुआ, LCM निकालने के लिए दोनों संख्याओं के गुणनफल में 35,828 में भाग हम किससे लगा देंगे 26 से। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बच गया है 9, 13 सत्ते 91, बच गया 7, 13 13 पचे 65, 13 छाके 78, 2 से काट दो, यह आ जाएगा 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। उत्तर जो आपका आएगा वह क्या आ जाएगा 1378। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। ये फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 11 का LCM, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 11 का जो LCM आएगा वह फैक्टोरियल 11 ही आ जाएगा। HCF अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे फैक्टोरियल 8 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है,
फैक्टोरियल 8 का क्या मतलब होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना कहां तक? 7 गुना 8 यहां तक। इसी तरह से 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहां तक? 9 तक। इसी तरह से 1 गुना 3 2 गुना 3 गुना कहां तक हो जाएगा? 11 तक। फैक्टोरियल 11 में तो फैक्टोरियल 8 है ही, फैक्टोरियल 9 भी है ही, फैक्टोरियल 11 उससे बड़ा है ना, फैक्टोरियल 11 भी आना चाहिए। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा फैक्टोरियल 11। बात समझ में आ रहा है? देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात पे ध्यान दो। ये फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 8। क्या ये फैक्टोरियल 8 गुना 9 होगा क्या? क्या यह फैक्टोरियल 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 होगा क्या? अब इस तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो बोलोगे फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। एक 9 यहां पर पहले से मौजूद है, 9 आया हुआ है, 10 और 11 से गुना कर दोगे। अब 1 से लेके 8 तक तो गुना है ही, इसके बाद 11 तक गुना है, तो क्या यह फैक्टोरियल 11 आ जाएगा क्या? तो उत्तर जो आपका आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, 10वें नंबर के प्रश्न पे। तो जो आपका 10वां नंबर का प्रश्न है, 10वां नंबर का प्रश्न एलसीएम एचसीएफ का ये मिसिंग है यहां से। आ जाओ भाई 10 नंबर के प्रश्न पे। 10 नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ जब भी ज्ञात करोगे तो 1, 3, 5, 7, 9 का एचसीएफ लिखोगे 1। 2, 4, 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24, 24 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 120। उत्तर आ चुका है 1/120, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगले प्रश्न पे आइए, बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न है मेरे भाई। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 114 गुना। यदि एलसीएम एचसीएफ का योग 2300 है तो इन संख्याओं में से एक 380 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम एचसीएफ को एच मान लो और एलसीएम हो जाएगा एच गुना 114। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 115 एच आ जाएगा, जो बराबर किसके होगा? 2300 के। तो h का जो मान आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 20। और जैसे ही h का मान आ गया 20, HCF 20 आ गया है, तो आप ये बताइए कि HCF हमारा आ गया है 20 और LCM हमारा आ जाएगा 20 गुना 114। कहा जा रहा है इनमें से एक संख्या 380 है, दूसरी संख्या निकालिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF के। अगर हम LCM HCF को आपस में गुना कर दे, HCF और एलसीएम इस दोनों को आपस में गुना करके एक संख्या से भाग लगा दे, तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। 19 से काटोगे 19 दूनी 38, 19 छाके 114, 20 से 20 आपका कट गया, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 120, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 16, 24, 36, 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः 6 बजे बजी है, कितने समय बाद वह दोबारा बजेगी? 16 है, 24 है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 42 है, 3 दूनी 6, 6 सते 42। ये देखो इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आने के बाद हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ना में 144, 144 को किससे गुना कर दोगे? 7। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ना में हो जाएगा 144, 144 को 7 से गुना कर दो, 7 चौका 28, 14 सते 98 में 2 को जोड़ दोगे 100। तो उत्तर जो आपका आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 1008 मिनट। क्लियर? तो आज का सेशन बस यहीं पर होता है समाप्त। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। माता रानी आप सबों की मनोकामना को पूर्ण करे।